एक ऐसा लेखक जिसने कलम को ही अपनी तलवार बना लिया और भारतीय साहित्य का चेहरा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनपत राय श्रीवास्तव की, जिन्हें हम और आप मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। आज प्रेमचंद का नाम घर घर में लिया जाता है, लेकिन जरा सोचिए, उनके आने से पहले हिंदी साहित्य की दुनिया कैसी थी? वो दुनिया थी तिलिस्म की, यानी जादू टोने की, और अय्यारी की, मतलब जासूसी और एडवेंचर से भरी कहानियों की। पर फिर एक ऐसा शख्स आया जिसने साहित्य का मतलब ही बदल दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये शख्स? कैसे एक मामूली क्लर्क का बेटा धनपत राय अपनी पीढ़ी की सबसे बुलंद आवाज बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखे जाने वाले साहित्य को समाज सुधार का इतना बड़ा जरिया कैसे बना दिया? तो चलिए उनके सफर को करीब से देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि उन्हें उपन्यास सम्राट का खिताब क्यों मिला। फिर देखेंगे कि धनपत राय से प्रेमचंद बनने की कहानी क्या थी। उनकी रचनाओं ने कैसे समाज का आईना दिखाया, कलम को हथियार बनाने के पीछे उनका मिशन क्या था, और आखिर में उनकी विरासत आज भी इतनी जिंदा क्यों है। तो शुरुआत करते हैं उस दौर से, उस दुनिया से जिसमें प्रेमचंद ने अपनी कलम उठाई थी। ये वो जमाना था जब कहानियों का मतलब होता था राजा रानी, परियों के किस्से, एक ऐसी जादुई दुनिया जिसमें खोकर लोग अपनी असल जिंदगी की परेशानियां भूल जाएं। साहित्य में असलियत का, आम आदमी के दुख दर्द का कोई नामो निशान ही नहीं था। प्रेमचंद से पहले और उनके बाद के साहित्य में जमीन आसमान का फर्क है। वाकई, एक तरफ था तिलिस्म और अय्यारी का साहित्य, जो ज्यादातर बड़े लोगों, अमीरों के मनोरंजन के लिए था, और दूसरी तरफ प्रेमचंद एक पूरी क्रांति लेकर आए। उन्होंने शुरुआत की आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की। अब ये क्या है? मतलब ऐसी कहानियां जो समाज की कड़वी सच्चाई तो दिखाएं, लेकिन साथ ही एक बेहतर कल की उम्मीद भी जगाएं। उन्होंने साहित्य को महलों की दीवारों से निकालकर गांव की कच्ची झोपड़ियों तक पहुंचा दिया। वो उन बेजुबानों की आवाज बन गए जिनकी कोई नहीं सुनता था। पर सवाल ये है कि एक लेखक के कलम में इतनी आग, इतनी ताकत आती कहाँ से है? देखिए, प्रेमचंद के केस में ये ताकत आई उनके अपने जीवन के संघर्षों से और उस दौर की राजनीतिक उथल-पुथल से। उनकी जिंदगी की कहानी भी किसी उपन्यास से कम नहीं थी। 1880 में पैदा हुए धनपत राय ने बचपन से गरीबी देखी। फिर आया साल 1908। उन्होंने देशभक्ति की कहानियों की एक किताब छापी, सोज़े वतन। ये किताब ब्रिटिश सरकार को इतनी चुभी कि वो आग बबूला हो गए। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उनकी आंखों के सामने ही उनकी किताब की सारी कॉपियां जला दी गई। और जानते हैं, यही वो घटना थी जिसने प्रेमचंद को जन्म दिया। लिखते रहने के लिए धनपत राय को एक नया नाम ओढ़ना पड़ा, और बात सिर्फ नाम बदलने तक नहीं रुकी। 1921 में तो उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के लिए अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। उनकी शुरुआती कहानियों में देशभक्ति की आग इसी तरह धधक रही थी। सोज़े वतन की ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। इससे साफ था कि वो सिर्फ एक कहानीकार नहीं, बल्कि एक सिपाही थे जो अपनी कलम से आज़ादी की जंग लड़ रहा था, और अंग्रेजी हुकूमत इसी जज्बे से, इसी आग से डर गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी उन महान रचनाओं की जिन्होंने समाज का एक्सरे कर दिया। उन्होंने उन कड़वी सच्चाइयों पर लिखा जिन पर उस वक्त कोई बोलने तक की हिम्मत नहीं करता था। उनके कुछ सबसे असरदार उपन्यासों पर नजर डालते हैं। देखिए, सेवा सदन में उन्होंने वेश्यावृत्ति के पीछे की सामाजिक और आर्थिक वजहों की परतें खोली। निर्मला में दहेज और बेमेल शादी की दुखद कहानी बताई। कमाल तो ये है कि रंगभूमि में उन्होंने एक अंधे भिखारी को हीरो बना दिया और उसके जरिए औद्योगिकीकरण के खिलाफ गरीबों की लड़ाई दिखाई। और फिर आया उनका शाहकार गोदान। गोदान, इसे यूं ही हिंदी साहित्य का महाकाव्य नहीं कहते। ये सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, ये भारतीय किसान की जिंदगी का, उसकी तकलीफों का एक जीता जागदा दर्दनाक दस्तावेज है। और इस कहानी का दिल है होरी, एक गरीब किसान। होरी का पूरी जिंदगी का बस एक ही सपना था कि उसके दरवाजे पर एक गाय हो। ये गाय उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी, ये इज्जत का, सम्मान का प्रतीक थी।
लेकिन बेचारा होरी, जमींदार के लगान, साहूकार के ब्याज और पंडित के धार्मिक शोषण, इस तिहरे बोझ के नीचे ऐसा पिसा कि जिंदगी भर संघर्ष करता रहा और आखिर में अपना सपना अधूरा लिए ही इस दुनिया से चला गया। इस नॉवल की सबसे बड़ी और सबसे चुभने वाली बात यही है कि इसमें कोई हीरो नहीं जीतता, जीती है तो सिर्फ और सिर्फ कड़वी हकीकत। बड़े बड़े उपन्यासों के साथ साथ प्रेमचंद ने करीब 300 छोटी कहानियां भी लिखीं और हर कहानी सीधे दिल में उतर जाती थी। ईदगाह उनकी सबसे मशहूर कहानियों में से एक है और बच्चों के मनोविज्ञान को समझने की एक मिसाल है। ये कहानी है 4 साल के एक अनाथ बच्चे हामिद की। ईद का दिन है और उसे मेले के लिए मिलते हैं कुल 3 पैसे। जहां बाकी सब बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, वहीं हामिद अपनी सारी बचकानी ख्वाहिशों को मारकर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद लाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दादी को रोज रोटी बनाते हुए हाथ जलाते देखा था। ये कहानी बताती है कि गरीबी कैसे एक छोटे से बच्चे को भी वक्त से पहले बड़ा बना देती है। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि प्रेमचंद के लिए लिखना सिर्फ आर्ट नहीं था, ये एक मिशन था। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे और उनकी कलम उनका हथियार थी, और इसीलिए उन्हें कलम का सिपाही कहा गया। एक ऐसा सोल्जर जिसकी बंदूक उसकी कलम थी। उनका साफ मानना था कि लिटरेचर का काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है, उसका असली काम है समाज को जगाना और उसे बेहतर बनाने के लिए लड़ना। अपने जीवन के आखिरी साल 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक पूरे आंदोलन की शुरुआत थी। एक ऐसी लहर जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के लेखकों की सोच को और उनके लिखने के मकसद को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी सम्मेलन में उन्होंने वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने साहित्य का मकसद ही बदल दिया। उन्होंने कहा, हमें हुस्न का म्यार बदलना होगा, मतलब सुंदरता की परिभाषा बदलनी होगी। असली खूबसूरती महलों में नहीं, बल्कि एक मजदूर के पसीने में और एक मजलूम के संघर्ष में है। ये एक तरह से सभी लेखकों के लिए एक खुला ऐलान था कि जाओ और आम आदमी की जिंदगी में सच्चाई और सुंदरता को ढूंढो। 8 अक्टूबर 1936 प्रेमचंद इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी कलम की गूंज आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो आखिर उनकी विरासत है क्या और क्यों वो आज भी इतने रेलेवेंट हैं? सबसे पहले तो उन्होंने साहित्य को अमीरों के ड्राइंग रूम से निकालकर आम आदमी के बीच ला खड़ा किया। उन्होंने किसानों को, दलितों को, महिलाओं को अपनी कहानियों का हीरो बनाया। उन्होंने ही हिंदी और उर्दू साहित्य में सोशल रियलिज्म की नींव रखी और उस प्रगतिशील लेखक आंदोलन को दिशा दी जिसने पूरे साउथ एशिया के लिटरेचर को एक नई शक्ल दी। और सबसे बड़ी बात, उनकी रचनाएं आज भी एक आईने की तरह हैं, क्योंकि जिन मुश्किलों की बात उन्होंने की, चाहे वो जाति हो, गरीबी हो या अन्याय, वो आज भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, अगर प्रेमचंद की कलम ने अपने समाज को आईना दिखाया, तो सोचिए आज के दौर का कोई उपन्यास सम्राट हमें क्या दिखाएगा? हमारी आज की सच्चाई, आज का समाज उसकी कलम में कैसा दिखेगा? इस पर सोचने की ज़रूरत है।